वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है और मैं इस यूट्यूब चैनल पे फ्री 12th के कॉमर्स के लेक्चर देता हूँ, ऐसे इकोनॉमिक्स का, ओसी का, अकाउंट्स का, स्टेट्स का। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो आज का हमारा चैप्टर है मनी एंड इन्फ्लेशन, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये बोल रहा है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो पूरी दुनिया के जो मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका सेंटर है। ये तो हमें भी पता है। किसी को भी अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है, मनी का, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज खरीद खरीद पाए। तो ये खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, पर इसको एक स्टोर वैल्यू भी है। मतलब लोग इसको सिर्फ चीज़ें खरीद करने के लिए नहीं रखते, पर फ्यूचर में काम आए इसके लिए सेव भी करते हैं। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। जैसे इंसान की जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, तो उसको लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करने के लिए लोग मनी सेव करते हैं। पहले पहले के टाइम में होता क्या था कि लोग एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करते थे जिसमें लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे। मतलब जैसे आपने सामने वाले से राइस लिए तो आपने उसको वीट दिए। तो ऐसे लोग अपने चीज़ों की नीड सेटिस्फाई करते थे। उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो अभी बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है आगे अभी हम ये देखते हैं। The barter system is a system of exchange where goods and services are directly exchanged for other goods and services without using any medium of exchange. मतलब जब कोई गुड्स और सर्विस दूसरे गुड्स और सर्विस के लिए एक्सचेंज हुआ करता है, तो जब हम बीच में मनी इस्तेमाल नहीं करते तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले ये बार्टर सिस्टम ही मोस्टली लोग इस्तेमाल करते थे। क्योंकि तब लोगों की नीड छोटी थी और लोग छोटे गांव में रहा करते थे, लोगों की ज़रूरतें कम थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सचेंज होता था और वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था जो सफिशिएंट था ऐसे बार्टर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जैसे किसी को चावल चाहिए वीट के बदले, या किसी को जूते चाहिए चावल के बदले या कपड़े के बदले, तो ऐसे लोग ट्रेड करते थे और इसीलिए उससे एक सिस्टम चलता था, उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। जैसे टीचर ने कोई सर्विस प्रोवाइड की तो उसको खाना मिलता था, उसको टीचर को लोग कपड़े देते थे, दक्षिणा देते थे जिसको बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती गई, तो उसने किया क्या कि लोगों की डिमांड बढ़ा दी उसने। तो लोग बहुत स्पेसिफिक हो गए कि मुझे यही चीज़ चाहिए। तो कई लोग जैसे वीट के बदले चावल नहीं लेते थे, या फिर लोग कपड़ों के बदले वीट नहीं लेते थे, पर लोगों के पास वीट है पर उनको कपड़े भी चाहिए। तो लोग अभी करे क्या? तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अभी अभी इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ गया। तो बार्टर सिस्टम बहुत लिमिटेड हो गया, लोग उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल मानने लगे और बहुत ही कम एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि लोग म्यूचुअली चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर पाते थे और लोग अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। तो अभी ये कुछ लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम के। पहला है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट। अब जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ें ट्रेड होती थी। तो कई बार होता क्या था कि जैसे एक राइस वाले को वीट चाहिए, पर वीट वीट वाला राइस को लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे लोगों की डिमांड अलग अलग होती थी। तो पहले स्ट्रक्चर भले थोड़ा सिंपल था, पर जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डेवलपमेंट बढ़ता गया, लोगों की डिमांड स्पेसिफिक होती गई।
तो लोग नखरे करने लगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे वीट के बदले चावल नहीं घी चाहिए। तो लोग डिसाइड कर नहीं पाते थे कि हम अभी अपने पास रखे क्या। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में थोड़ी दिक्कत इस बात पे आने लगी, जिसको हम म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ बॉन्ड बोल सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, दोज हु हैड राइस टू एक्सचेंज फॉर wheat did not need a wheat but a cloth under a barter। ये इसमें कहा क्या गया है कि जिसको राइस चाहिए था वीट के बदले, पर वीट वाले को क्लोथ चाहिए राइस के बदले। तो ये एक बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अभी अभी जिसको कपड़ा चाहिए उसको राइस नहीं पर घी चाहिए। तो ये भी एक दिक्कत है, मतलब राइस वाला कपड़े नहीं खरीद पाएगा जिसके पास राइस है। तो इसलिए इसको बहुत डिफिकल्टी हुआ करती थी इस चीज के लिए कि आपकी जो म्यूचुअल वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। तो इसको इजीली ओवरकम करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरी डिफिकल्टी है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। देयर वाज अ इंक्रीज इन प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। अब पहले हुआ क्या करता था कि लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। जैसे पहले किसी ने वीट दे दिया शूज़ या क्लोथ के बदले। तो आप सपोज आपने 100 किलो वीट प्रोड्यूस किया, उसमें से आपने 10 किलो खुद के लिए रख दिया और 90 किलो आपने दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए रखा। पर आप उसको कितने टाइम तक रख पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद अगर उसके ऊपर पानी लग गया तो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप 1 किलो वीट एक डब्बे में बंद करके आप 6 महीने तक रख सकते हो। पर 100 किलो वीट आप जब रखते हो एक जगह पे तो उसको ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको उसको इंस्टेंटली एक्सचेंज करना पड़ेगा किसी और चीज़ से। तो आप उस चीज़ को स्टोर भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक दिक्कत हुआ करती थी ऐसे चीज़ों को स्टोर करने में। और ऐसे फिर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होने लगे तो उससे और भी दिक्कत बढ़ने लगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। उसके बाद आया मेजरमेंट वैल्यू। अब जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता गया, स्पेशलाइजेशन बढ़ता गया इंडस्ट्री के अंदर, तो एक मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इमर्ज्ड कि अभी आप गुड्स को मेजर कितना करोगे। जैसे आपको कितने किलो के बदले कितने किलो आगे चीज मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास 20 kg वीट है, तो आप वो 40 किलो राइस से एक्सचेंज होता है, ये आपको पता है। लेकिन आपको 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना किलो वीट देना पड़ेगा। ऐसे या फिर आपको 1 किलो घी चाहिए, या तो फिर आपको कितना कपड़ा देना पड़ेगा सामने से। तो ये भी आपको मेजरमेंट करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो इसीलिए कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोड नहीं था। तो इसीलिए मनी का ओरिजिन हुआ, because which became a standard measuring for the value and common determination of trade। तो टोटली चार लिमिटेशन थी। एक तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। टोटली 3 डिफिकल्टी हुआ करती थी। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी कैसे इवॉल्व हुआ। In order to simplify the production procedure of exchange, the introduction of a universally accepted medium was made to satisfy the storing value of function under the barter system। तो पहले हुआ क्या कि लोग जानवर को एज अ एक्सचेंज करने लगे, क्योंकि जानवर 10 साल तक भी जी सकते हैं। ऐसे एक 100 किलो वीट के बदले एक घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़े की उम्र 40 साल होती है, तो घोड़ा इतने लंबे टाइम तक जी सकता है, तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक एक्सचेंज कर सकते हो। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो जानवर बीमार होके मर जाते थे। तो अगर वो मर गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो उसके बदले में लोगों ने मिनरल्स एंड स्टोर्स इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जैसे हीरे जवाहरात होते हैं, पर उसको बहुत अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाते थे। मतलब एक नॉर्मल पीपल के मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करने का नहीं था।
तो उसके बाद इम्पेरियलिज्म का ज़माना आया, तो उसमें कॉइन्स इस्तेमाल होने लगे। और ये कॉइन्स भी पहले होते थे सोने के और चांदी के। तब मेटल की या फिर एल्यूमिनियम की इतने एडवांसमेंट में खोज नहीं हुई थी, तो वो कॉइन भी बहुत महंगे थे, तो उसको कुछ लिमिटेड लोग ही और लिमिटेड रीजन में ही लोग इस्तेमाल कर पाते थे। तो उसके बाद डेमोक्रेसी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्न इकोनॉमी आने लगी। तो लोगों के ख्याल में एक ऐसा सिस्टम आया मनी का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया इजीली, ताकि आप इजीली गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाए, बेच पाए। तो मनी ने स्टोरेज वैल्यू की भी जो प्रॉब्लम थी वो सुधार ली। अब आप नोटों की गड्डी 1 साल तक भी अपने एक कबट में रख सकते थे, वो खराब नहीं होगा, वो जगह भी कम लेगा। और आप चाहे पूरे 1 करोड़ रुपए किसी एक बॉक्स में या किसी बहुत बड़े संदूक में आप रख सकते हो, वो खराब नहीं होंगे। और आप 1 करोड़ में आप 100 घोड़े खरीद सकते हो, आप 100 भैंस खरीद सकते हो, आप लाखों किलो वीट खरीद सकते हो। और वो भी एक पूरे बॉक्स के थ्रू, मतलब उसमें बॉक्स में एक मनी है, एक पेपर ही है, पर आप उसके थ्रू खरीद पा रहे हो। तो एक स्टोरिंग वैल्यू है, मतलब उसने जगह भी कम कर ली और लंबे टाइम तक स्टोर भी होने लगा। और उसके बाद तो बैंक आने लगे, तो आप बैंक में ही अपना पैसा जमा कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो ये इसने भी एक बहुत आसानी कर दिया और मनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसने। अब ये कुछ डेफिनेशन है जो मनी के फंक्शन को बताती है। अब पहली डेफिनेशन मार्शल की है, ये मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के एमसीक्यू में बहुत बहुत हाई चांस से आएगी आएगी। मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट एंड और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब ये क्या बोल रहा है? मनी क्या है? मनी एक मीडियम है, जो किसका मीडियम है? एक्सचेंज का। अच्छा, ये कैसा इस्तेमाल होता है? बिना किसी डाउट के और इन्वेस्टिगेशन के, और बिना किसी टाइम और जगह की परवाह किए बिना। तो इसको आप ऐसे ब्रेकआउट कर सकते हो, मनी एक मीडियम है जो एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है बिना किसी डाउट और इन्वेस्टिगेशन के, और बिना किसी टाइम एंड प्लेस के परवाह किए बिना। एक इसने कहा, ये कहा है मार्शल ने। अभी दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रॉबर्टसन की, मार्शल से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सेप्टेड। मतलब आप एक ऐसी चीज है जिसको आप यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, तो वो मनी है। तो इसने ऐसा मनी तो बोला नहीं है, पर इसने कहा है जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्ट होती हो मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, वो मनी है। रॉबर्टसन ने ऐसा कहा है। और इसमें एक सिंपल फॉर्म में भी बोल सकते हो कि जो मनी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो भी एक मनी है। जैसे क्रिप्टो करेंसी भी आजकल एक मनी की तरह ही हो रही है, उसके अलग अलग एटीएम लगे हुए हैं अलग अलग देशों में। अ, ऐसे ही जो भी चीज़ जो मनी की तरह इस्तेमाल होती है उसको आप मनी बोल सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो भी मनी की तरह इस्तेमाल होता है, तो उसको आप मनी बोल सकते हो, प्लास्टिक मनी। तो अब मनी के फंक्शन को समझने के लिए कुछ आगे आगे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब पहला, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये समझने वाली बात है, आप जो डेली इस्तेमाल करते हो, आप पैसा चीज़ों के बदले एक्सचेंज करते हो, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन है ये मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत हाई अमाउंट में इस्तेमाल होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है ट्रेड में। और इसने जो लैक ऑफ डबल कंसाइडेंस ऑफ वॉन्ट्स था, मतलब जो म्यूचुअल वॉन्ट्स का जो एडजस्टमेंट था, उसने वो सेटिस्फाई कर लिया। अब आपको वीट के बदले राइस ज़रूरी नहीं है, आपको वीट के बदले आपको राइस ही देना पड़े। अब आप पैसा दे के आप राइस या वीट खरीद सकते हो इजीली। तो इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे लिखा गया कि फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट, देन फ्रॉम दैट मनी कैन बाय क्लोथ। अब एक किसान है, उसको वीट के बदले पैसा मिलेगा और वो उसी पैसे से अब कपड़े खरीद सकता है, राइस खरीद सकता है, घी खरीद सकता है। तो ऐसे एक इंडिविजुअल आदमी अपनी नीड सेटिस्फाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। अब दूसरा है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को जमा करते हो, आप पैसे को
जो अपने फ्यूचर में काम आएगा उसके लिए आप जमा करते हो। तो पहले लोग गाय पालते थे, घोड़े पालते थे जमा के लिए जो मर जाते थे। लोग हीरे ज़वारात भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल कर सकते थे एक्सचेंज के लिए। तो जो एक मनी है, जैसे जो पेपर करेंसी है, उसने बहुत काम आसान कर लिया। आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हो। ऐसे चीप एल्यूमिनियम के जो कॉइन आते हैं, आप उनको इजीली स्टोर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, जो जो कभी ख़राब भी नहीं होंगे। और जो कई कई नोट अभी भी 2010 के भी चल रहे हैं, अब 10-10 साल पुराने नोट भी अब लोगों के हाथ में होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ऐसे उसने स्टोरेज वैल्यू का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अभी आगे आता है मनी एज अ मेजर वैल्यू। आप अभी इजीली मेजर कर पाते हो कि आपको 20 किलो के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। पहले आपको मेजर करना पड़ता था कि मुझे कितने किलो चावल के बदले कितने किलो घी या कपड़ा देना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास पैसा है, तो आप इजीली मेजर कर पाते हो कि आपको कितने किलो के बदले कितना मिलेगा, मतलब आपको कितने पैसों के बदले कितना किलो या कितना मीटर कपड़ा आपको मिलेगा। तो इसने एज अ मेजर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। अब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू इजीली मनी से कर सकते हो। टोटल इस यहाँ पे 3 फंक्शन थे। एक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मनी। यहाँ पे कितने कितने अलग अलग टाइप के मनी है। ऐसे पहले एनिमल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप प्रीशियस स्टोन पे आए, उसके बाद आप कॉइन्स पे आए जो थोड़े चीप नहीं थे, थोड़े महंगे थे, और उसको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आप करेंसी नोट्स पे, करेंसी कॉइन्स पे आए, गवर्नमेंट ने जो अप्रूव कर लिया। उसके बाद आपने बैंकिंग सिस्टम लाया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड आया और ई बैंकिंग आया। तो उससे टोटल 6 टाइप की मनी बनी, 6 टाइप की मनी। पहला कमोडिटी मनी, दूसरा एनिमल मनी, तीसरा मेटल मनी, चौथा पेपर मनी, पांचवा प्लास्टिक मनी, छठा बैंकिंग मनी। टोटल छः बने। कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी और बैंकिंग मनी। अभी आता है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन अ सिंपल सेंस, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल। मतलब एक जनरली सभी चीज़ों का जो प्राइस लेवल बढ़ जाता है एक साथ, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस पे वर्ड पे जनरली वर्ड पे ध्यान देना। Generally, people consider inflation to be rise in price of goods and services, but economics give a clear meaning of definition. अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है इन्फ्लेशन की, तो उसको अभी डॉक्टर ए पी लर्नर ने क्या कहा है। डॉक्टर ए पी लर्नर, ये नाम याद रखना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन ऑफ एक्सचेंज डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये क्या कह रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसको इन्फ्लेशन होगा, उसमें इन्फ्लेशन होगा। मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सप्लाई जितनी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा डिमांड तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ए सी पिगो ने क्या कहा है। डॉक्टर ए सी पिगो ने कहा है कि इन्फ्लेशन इज सेड टू बी अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। मतलब अगर जो मनी इनकम है वो ज़्यादा फास्टर राइज करेगी एज कम्पेयर टू रियल इनकम, मतलब प्रोडक्शन। यहाँ पे रियल इनकम का मतलब प्रोडक्शन है, कि मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है और पर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा है, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी होगा। तो कांस्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन प्राइस लेट्स टू डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो लोगों के जेब में पैसा नहीं बढ़ रहा और लोगों के जो प्राइस लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक है कि इससे इन्फ्लेशन हो रहा है, और लोग चीज़ें खरीद नहीं पा, लोगों की परचेस करने की पावर कम हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आगे डॉक्टर जेम काइंस ने कहा है कि द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विथ इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बोल क्या रहा है कि भले फुल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब देश का पूरी ज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है, देश के पूरे लेबर इस्तेमाल हो रहा है, देश के पूरा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस फुल प्रोडक्शन के बाद भी इतना पैसा जनरेट हो रहा है लोगों के जेब के अंदर, फिर भी
वो लोग अपनी जो जो बेसिक नेसेसिटी है वो खरीद नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, पर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे लोग ऐसे उतनी चीज़ें लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, रिटेलर्स या ट्रेडर्स, कि लोग खरीद पाए, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो उसको भी डॉक्टर J.M. काइंस ने इन्फ्लेशन बोला है। अब टोटली कुछ 3 डेफिनेशन थी इन्फ्लेशन की, डॉक्टर A.P. लर्नर की, डॉक्टर A.C. पिगो की, डॉक्टर J.M. काइंस की। ये इसमें से जो पहली वाली है और दूसरी वाली है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसको याद रखना। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फ्लेशन की, जैसे कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। जब प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है कॉन्स्टेंटली, तो उसको इन्फ्लेशन का भी एक पार्ट है वो। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जैसे टोटल कितने सेक्टर्स अपनी इकोनॉमी में, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टेरिटरी सेक्टर है। अगर ये तीनों में प्राइस राइज हो रहा है, तब आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है। परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, अब लोगों की परचेस, चीजें खरीदने की क्षमता अगर कम हो रही है, तो उसको भी हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशन, कि प्राइस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है भले फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो भी हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब आगे कुछ और पॉइंट्स है इन्फ्लेशन को अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल्स रखे हैं और कुछ चीज़ें सप्रेस की है। तो अगर गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल कर रही है अपने एक्सपेंडिचर से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से, तो उसको हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो इफ एन इकोनॉमी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, if there is an increase in price of limited goods and services, then it is not an inflation. अगर इकोनॉमी में छोटे टाइम के लिए प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो अगर छोटे टाइम के, जैसे 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम है। अब तीसरा एक और भी है चीज़ जिसको आप समझ सकते हो इन्फ्लेशन को, कि when some factor of production are unemployed and there is a price rise, then producer get incentive to produce more, economic activity get boost and factors get employed, तो प्रोडक्शन राइजेस एंड प्राइस फॉल्स। अभी हो क्या रहा है कि प्राइसेस हाई है और जो कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अनएम्प्लॉयड है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो प्रोड्यूसर, उनको लालच आ रही है कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो हम प्रोडक्शन भी बढ़ा दें ताकि इनकम और बढ़ जाए। तो उससे होगा क्या, जो सप्लाई है वो डिमांड से मीट कर देगी, तो प्राइस भी फिर नीचे गिर जाएगा और ऐसे ही इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ऐसा एक पूरा साइकिल है इकोनॉमी में, और ऐसे ही इन्फ्लेशन काम करता है। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयड है, उससे प्राइस बढ़ रहा है, और उससे फिर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और सप्लाई डिमांड को मीट कर जा रही है, तो उससे होगा क्या कि प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक साइकिल बन जाएगा। तो उसको भी हम इन्फ्लेशन को, उससे हम समझ सकते हैं। तो इसका जो फाइनल एंड रिजल्ट क्या है, कि अगर तीनों सेक्टर में प्राइस बढ़ा हुआ है, तीनों सेक्टर इन इकोनॉमी, ऑल थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी गॉट इंक्रीज इन प्राइस लेवल, भले पूरा के पूरे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अपने फुल कैपेसिटी पे एम्प्लॉयड है, तो वो जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो बहुत हार्मफुल है। अभी कुछ कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। टोटल यहाँ पे 2 कॉजेज बताएं, एक इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहले आते हैं इंक्रीज इन डिमांड पे। तो इसमें बोला क्या गया है कि अगर डिमांड बढ़ती है, और ये प्राइस राइज भी होता है उसकी वजह से, क्योंकि वो सप्लाई को मीट नहीं कर पाता, मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू डिमांड, तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके भी कुछ कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अब लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा आ गया है, पर सप्लाई उतनी है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है,
तो ऑब्वियसली बात है वो डिमांड करेंगे, पर वो उतना डिमांड आगे मार्केट मैच नहीं कर पा रही, तो उसको उसे इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब मैचल ने कुछ शब्द बोले इसके लिए, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम गुड को अगर चेज करता है तो इन्फ्लेशन होता है। दूसरा है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है पब्लिक में, ऐसे गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और उससे होता क्या है कि ऐसे करोड़ गवर्नमेंट ने एक स्टैचू बनाया 3,000 करोड़ का, एक ब्रिज बनाया 200 करोड़ का, ऐसे तो पब्लिक में पैसा बटा, उन्होंने मजदूर को पैसा पे किया, उन्होंने अलग अलग पैसे ऐसे रॉ मटेरियल के लिए पे किया, तो उससे हुआ क्या, उन्होंने और चीज़ें खरीदी उन पैसों से, तो ऐसा पैसे सर्कुलेट होने लगे, जो उसमें जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगा, तो उससे हुआ क्या, लोगों की जेब में पैसा आ गया, तो लोगों की जेब में पैसा आया, उन्होंने डिमांड की गुड्स की डिमांड की, पर उतनी सप्लाई थी नहीं, तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उसको हम बोले कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड ने बढ़ा है तभी उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। तीसरा रीजन है ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनका कंजम्पशन भी बढ़ गया, अगर कंजम्पशन बढ़ा है तो सामने इतना प्रोडक्शन आ नहीं रहा, तो मतलब सप्लाई डिमांड को मीट नहीं कर पा रही, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब आता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका कॉस्ट ही बढ़ गया, मतलब उसका खर्चा ही बढ़ गया, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि वो गुड्स का एंड एट द एंड ऑफ द डे प्राइस बढ़ ही रहा है, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, मशीन का कॉस्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉस्ट बढ़ गया, वाटर रेट्स का कॉस्ट बढ़ गया, वर्कर के वेजेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो उससे कॉस्ट बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया, तो उसको हम बोले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब उसके आगे कुछ और भी रीजंस हैं इन्फ्लेशन के, ऐसे ट्रेड पॉलिसीज। अब इस ये सब जो जो है ना वो शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए होते हैं, पर फिर भी ये इन्फ्लेशन करते हैं भले शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। एक आता है टैक्सेशन पॉलिसी, किसी चीज़ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया तो उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर सपोज आपके पास एक चीज़ है 10 रुपए की, उस पर टैक्स 30% लगे, तो उस पर वो चीज़ हो गई 13 रुपए की, तो वो बंदा आपको वो चीज़ भेजेगा 20 रुपए की, तो जो चीज़ आपको 16 या 17 रुपए में मिलने वाली थी तो वो 20 रुपए में आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली एक इन्फ्लेशन ही हुआ। अब दूसरा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो बाहर की कंट्री से, जैसे आप पेट्रोल इम्पोर्ट करते हो बाहर की कंट्री से, तो 70% पेट्रोल यहाँ पे इंडिया में बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट होता है, तो अगर उसका प्राइस ही बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसको भी हम इन्फ्लेशन ही बोलेंगे। अब आता है स्कैरसिटी, अब कोई चीज़ों का रॉ मटेरियल वो वो ख़त्म होने को आ गया, मतलब देश में इस चीज़ के लाले लग गए, देश में उस चीज़ की कमी आ गई, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब आपने ये ऑनियन में, मतलब सब्जियों में, जैसे आपने ऑनियन को हिंदी में प्याज को, आपने प्याज को देखा होगा कि उसका प्राइस बढ़ गया है, ताकि उसकी कमी आ गई देश के अंदर, उसकी स्कैरसिटी हो गई है, तभी उसका प्राइस बढ़ गया है, तो उसको हम बोलेंगे स्कैरसिटी। ये भी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए इन्फ्लेशन लेके आता है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। आगे आप घर पे ये प्लीज़ जो एक्सरसाइज है वो करना, आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इजी है, इससे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जो है ये एमसीक्यूज है वो घर पे प्लीज़ परफॉर्म करना, और जो छोटे छोटे आंसर्स है उसको एक बार देख लेना, और तो हो सके तो खुद की टेस्ट ले लेना, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और कमेंट करना कि और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे जो बाकी के वीडियोस है उसको भी देखना, शेयर करना। तो अभी हम कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।